मेरी जब पहली मुलाकात आदित्य धर जी के साथ हो रही है तो ये फिल्म की शूटिंग के लगभग 1 महीने पहले हम मिल रहे हैं और मुंबई में लगभग इंटायर कास्ट, मतलब एक्सेप्ट उसमें अक्षय और रणवीर जो उस तरह के स्टार कास्ट है उसको छोड़ करके, और वहाँ आदित्य ने सबको एक तरीके से ब्रीफ किया एंड हम सब ने बैठ करके अपने अपने सीन पढ़े, आपस में इंटरेक्ट किए। तो आदित्य का जो प्रिपरेशन, आदित्य के जो कन्विक्शंस थे वो बहुत वेल प्लान्ड थे एंड बहुत जिसको कहा जाए मास्टर्ड था। तो एंड फिर जो हमारे सवाल थे हमने वो सवाल वहाँ किए। फिर जब हम लोकेशन पे गए देन हमें लोकेशन दिखलाया गया, लोकेशन पे हमने रिहर्सल किया एंड जो क्वेरीज एक्टर्स के थे वो एक्टर्स ने आदित्य के साथ डिस्कस किया, आदित्य ने अलग से भी डिस्कस किया। सो एक तरीके से आदित्य धर ने एक बड़ा ही कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट किया। इवन जो बड़े एक्टर्स थे, रणवीर जैसे एक्टर्स भी बहुत ही फ्रेंडली कॉर्डियल सबका बिहेवियर रहा एंड हर कोई फिल्म के लिए काम कर रहा था। तो सवाल हुए एंड उन सवाल का जवाब भी मिला एंड छोटे मोटे जो विद इन द फ्रेम रहते हुए जो इम्प्रोवाइजेशंस हो रहे थे उसका भी स्पेस था। जैसे अगर आप ऑटो वाले सीक्वेंस को लीजिए तो चेज का सीक्वेंस है बट उसमें जो एक्शन हो रहा है वो इम्प्रोवाइज्ड एक्शन है। सो इस सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर, क्योंकि क्या है मुझे जो लगता है कि बहुत सारे जो सिनेमा हैं उनमें आप देखिए कि हीरो सेंट्रिक सिनेमा होता है। ये एक ऐसा सिनेमा था जिसमें मैं देख रहा था कि ईच कैरेक्टर, छोटा कैरेक्टर भी है तो उसका एक सर्कल है, वो राउंड होता है, इसलिए उसकी एक कहानी है। ये जो बाबू डकैत अच्छा लग रहा है या जो अदर छोटे कैरेक्टर इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि उनकी एक कहानी बनती है। अब बाबू डकैत की एक कहानी बनती है कि वो कौन है, वो रहमान का क्या लगता है, वो रहमान उसका नाजायज़ औलाद है, वो क्या करता है रहमान के साथ और वो क्यों मारा जाता है और रहमान उसको क्यों मारता है। तो अब आपके पास भले ही वो देखने में आपको छोटा किरदार है, संवाद कम है या उसका लेंथ, उसका सिनेमा में अपीयरेंस थोड़ी देर के लिए है, बट वो राउंड कैरेक्टर है। सो बीइंग अ राइटर, मैं खुद राइटर हूँ, मुझे मालूम है कि अगर कोई कैरेक्टर अगर राउंड कैरेक्टर है इज़ गुड एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू प्ले, आप वहाँ प्ले कर सकते हैं, आपके पास खेलने की गुंजाइश है। सो आई थिंक दैट कैरेक्टर एंड उसका स्पेस जो स्क्रिप्ट में है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, ना कि उसका लेंथ और अदर थिंग। वो साइलेंस या उसका जिसको कहा जाए कि ब्रूटैलिटी, वो सब तो करते हुए वो पार्ट ऑफ एक्शन है, वो पार्ट ऑफ कैरेक्टर है। सो करते हुए वो बना। NSD में आने से पहले मैं 8-9 साल पटना में थिएटर कर रहा था एंड बहुत सीरियस और एवरीडे जिसको कहा जाए कि हर दिन हम फ्लोर पे हैं, रिहर्सल स्पेस में हैं, शाम 3 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। तो कुछ 6-7 घंटे हम लगातार काम करते थे और ये लगभग 7-8 साल चला। उसके बाद जब मैं NSD आया हूँ तो शुरुआती जो पहला साल है वो मेरे लिए कोई बहुत नया नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, मैं ऑलरेडी काम करके आया हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा सा स्टेल सा लगता था। मुझे लगता था कि बहुत कुछ नहीं है। 1-2 बार मन भी आया कि यहाँ क्यों समय वेस्ट करना है, निकलो। फिर मेरे कुछ टीचर्स थे, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, डोंट थिंक, जस्ट स्टे, क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसको हम ऐसे प्लान करते हैं कि यहाँ एक बहुत एक्सपीरियंस लड़का भी आता है और एक जो है जिसके पास बहुत थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, वैसे लोग भी आते हैं। सो इसमें बिगनिंग से लेकर के हम चलते हैं एंड देन हम आगे बढ़ते जाते हैं। और उनका ये कहना था कि अगर तुम यहाँ 3 साल रहोगे तो जो बाहर जो तुम 15 साल, 20 साल में, 10 साल में एक्सपीरियंस करोगे वो तुम यहाँ से 3 साल में लेके जाओगे। और ये करेक्ट है। NSD वो देता है, वो प्रैक्टिस की जगह बनता है NSD। एंड आपका यहाँ पे दिमाग से लेकर के, बदन से लेकर के, मन से लेकर के, कैरेक्टर की बारीकी, साइकोलॉजी, इन तमाम एस्पेक्ट्स पे आपको काम करने का मौका मिलता है। और एक्चुअल आप कला में आपको डूबना, उसी में रहना, उसी में जीना आपको NSD सिखाता है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे NSD से मिला। और दूसरा, जहाँ तक मेरे NSD रहने की बात है, मेरी टीचिंग में दिलचस्पी रही
राइटिंग में दिलचस्पी रही एक्टिंग के अलावा। एक्टिंग तो ऑफ कोर्स, एक्टिंग तो हमारा प्राइमरी काम है, एक्टिंग की वजह से ही हम यहाँ आए। मैं ना बाकी जगहों पे भी पढ़ाया, मैंने एक्टर प्रिपेयर्स में पढ़ाया, अनुपम खेर के यहाँ चंडीगढ़ को मैं हेड कर रहा था। उसके अलावा एकता कपूर का ये जो आइस करके दिल्ली में खुला, उसकी जो शुरुआती 2 फैकल्टी थी उसमें मैथ और दानिश थे। हमें पैसे भी बहुत मिल रहे थे उस समय, जितना आइस पैसे दे रहा था उतना ड्रामा स्कूल के प्रोफेसर की भी सैलरी नहीं थी। बट वो जो 3 महीने का कोर्स, ये दोनों कोर्स थे जो फिल्म एंड टेलीविज़न के थे, ये मुझे पढ़ते हुए पढ़ाते हुए लगा कि ये थोड़ा सा नॉन सीरियस टाइप का कोर्स है। दूसरा ये है कि वहाँ कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि किस तरह के स्टूडेंट को लिया जा रहा है। बहुत ही हम्बल, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा जो गरीब परिवार का है, जिसने अपने पिता जो क्लर्क हैं उनके जमा पूंजी निकाल करके वो कोर्स कर रहा है, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए दे रहा है। और मुझे मालूम है कि वो वर्थ नहीं है उसका वो खर्च करना। तो ये सब देखते हुए लगने लगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरह का पैसा ले रहे हैं। सो बेटर ये है कि इसको छोड़ा जाए। सो मैंने और दानिश ने, हमने आइस को 6 महीने में ही छोड़ दिया। 2 कोर्स भी हम पूरा नहीं कर पाए, 6 महीना भी ज़्यादा मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ 5 महीने में हम दोनों ने तय किया कि इसको अब यहाँ से निकला जाए, रहना ठीक नहीं है। एंड देन उसके बाद मैं NSD आया, और मैं NSD में अभी भी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे ही हूँ, मैं कोई यहाँ की परमानेंट फैकल्टी नहीं हूँ। बट मैं NSD में इसलिए हूँ, कम पैसे पे हूँ, इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि NSD जैसा दूसरा संस्थान नहीं है। मुझे यहाँ पढ़ाने में, यहाँ के स्टूडेंट को पढ़ाने में मज़ा आता है। वो इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस से आता है। कोई बच्चा बहुत ही गरीब है, कोई बच्चा बहुत ही अच्छे परिवार का है, कोई अंग्रेज़ी बोलता है, किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती है, किसी को हिंदी नहीं आती है, वो कन्नड़ बोलता है। तो ये जो मज़ा है इनके साथ काम करने में और इनकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करने में, वहाँ सार्थकता लगती है। एंड शायद इस वजह से मैं NSD से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और NSD से मैं जुड़े भी रहना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले ग्रुप बनाने का हमारे दिमाग में इसलिए ख्याल आया, ये मैंने चंडीगढ़ में ही बनाया था। जब मैं एक्टर प्रिपेयर्स में जब गया और वहाँ पढ़ाने लगा तो चंडीगढ़ में हम लोगों ने इसको रन किया। चंडीगढ़ से जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो फिर हुआ कि दिल्ली में इसको रन किया जाए। दिल्ली में कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है थिएटर करने का, सो ये हम उस कंसिस्टेंसी के साथ तो हम दिल्ली में काम नहीं कर पाए। बट अभी पिछले साल भर से हम कोशिश कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी में काम कर पाएँ। उसके पीछे मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई कि वो वक्त जब मैंने थिएटर शुरू किया था, उस वक्त तो पॉकेट में कुछ 50 पैसे और 1 रुपया होते थे। चाय पीने के भी कई बार पैसे नहीं होते थे और समोसे खाने के भी पैसे नहीं होते थे। और स्टूडेंट लाइफ था उस समय, मैं पढ़ाई कर रहा था, बाहर रह रहा था, हॉस्टल लाइफ थी, घर से लिमिटेड पैसे मिलते थे, मतलब पैसे भी बहुत ही लिमिटेड थे ना। उस वक्त मैंने जब थिएटर कर लिया तब मुझे लगा कि आज जब मैं थोड़े पैसे कमा रहा हूँ और 2 पैसे बचा पाता हूँ, अगर आज मैं थिएटर ना करूँ तो ये गड़बड़ होगा, ये थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। सो लेट मी डू द थिएटर। और चूँकि मैं लिख रहा था और मैं चूँकि कंटेम्प्रेरी ज़माने का राइटर हूँ, मैंने बहुत सारे यंग जनरेशन को पढ़ाया और काम किया, इसलिए मेरे काम में, मेरी राइटिंग में थोड़ा कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन है। बट मुझे ये जो लगता है, आपका जो सवाल है कि कंटेम्प्रेरी एंड ट्रेडिशन एंड फोक या हमारे जो परंपरागत नाटक हैं उनसे किसी तरह का टकराव नहीं है और टकराव होता भी नहीं है किसी कंटेम्प्रेरी काम में। क्योंकि आप देखिए कि ये मेरा मानना है कि इट्स ओवरलैप, एक तरीके का ओवरलैप है। जैसे मैं अपने नाटकों में देखता हूँ कि मेरे नाटक में गाने आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता है, वो अपने आप आ जाते हैं। या मेरी राइटिंग में माइथोलॉजी अपने आप ओवरलैप कर जाता है, किसी एक कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। से कोई एक नाटक में लिख रहा हूँ एंड उसमें सडनली एक कोई कॉन्टेक्स्ट आएगा जिसमें कोई मिथिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। एक बार रुक करके जब मैं देखने लगा और मैं सोचने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, इस तरह का ओवरलैप अच्छा है। ये अनजाने में हुआ, मैं बिल्कुल कॉन्शियस एफर्ट नहीं है कि मुझे यहाँ ये ले करके आना है। सो मुझे लगता है कि उस तरह का कोई टकराव है नहीं। अब मेरे जो काम की ख़ास बात यह है कि मैं कहानी में बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि चाहे वो कंटेम्परेरी हो, कंटेम्परेरी वर्क हो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आप काम करें, कोई एक सूत्र होनी चाहिए, कोई एक बात होनी चाहिए, कोई आप कथा कहें। तो ये जो कथा कहना है ये कंटेम्परेरी में भी है, ये प्राचीन में भी है, ये अति प्राचीन में भी है। सो मुझे ओवरलैप ही लगता है, मुझे किसी तरह का कंट्रडिक्शन नहीं लगता है।
सर अभी आप बात कर मिडिल इनकम ग्रुप से तो पंजाब जो है ना कल्चरली बहुत रूटेड है, तो पंजाबी कल्चर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो एक क्रॉस द आपको क्लास और एक क्रॉस द तमाम जगह मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। वो पंजाब का है, पंजाबी बच्चा है, उसके अंदर वो पंजाबियत है। सो जो ये जो डिफरेंसेस है ना क्लास के बीच में, ये उसका जो एक होना, ये कल्चर के साथ एक बंधा होना है, वो उसको आपस में एक जगह पे ले आता है। मुझे जो चंडीगढ़ में जो प्रॉब्लम आया वो ये आया कि चंडीगढ़ का जो नेचर है ना, वो ट्रांजिट सिटी का नेचर है। वो एक ऐसा शहर है जहाँ लोग पढ़ने के लिए आते हैं, फिर पढ़ करके निकल जाते हैं। वो एक ऐसा शहर है जहाँ लोग आफ्टर रिटायरमेंट आते हैं। आप काम कर रहे थे, मुझे जो दिक्कत आई वो ये आई कि मैं कुछ 6-7 साल मैंने वहाँ काम किया। मेरे पास सिर्फ 3-4 लोगों को छोड़ करके मेरे साथ लंबे समय तक कोई टिका ही नहीं। सो हर बार जब भी हम कोई नाटक करते थे, हमें हर बार अभिनेता तैयार करने पड़ते थे, हर बार जीरो से शुरू करना पड़ता था। सो दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रगल जो चंडीगढ़ में था, जो आपको दिल्ली जैसे शहर में नहीं मिलता है। दिल्ली में थोड़ा सुकून है, दिल्ली में लोग थोड़ा टिकते हैं, रहते हैं, कुछ लोग दिल्ली में ही रह जाते हैं, दिल्ली छोड़ के जाते नहीं हैं। सो यहाँ एक पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ आप एक लॉन्ग रन में अपने तरह के एक्टर्स को आप बना पाएँ, तैयार कर पाएँ और शायद अपने तरह का काम कर पाएँ। मेरी मैटरनल फैमिली में लिटरेचर रहा है। मेरे जो छोटे वाले मामा वो हिंदी के प्रोफेसर रहे। उसके अलावा जब बचपन में जब से हम लोगों ने होश संभाला, हमने अपनी नानी को और अपनी माँ को बहुत पढ़ते हुए देखा। मेरी नानी जब बूढ़ी हो गई है, जब उसका ऐनक कई बार टूट जाता था, सो टूटे हुए ऐनक से भी वो किताब पढ़ती थी। अगर हमारे घर में अगर अन्ना कैरेनिना आ रहा है तो सबसे पहले नानी पढ़ेगी, दोस्तोस्की आ रहा है तो पहले नानी पढ़ेगी। सो नानी वॉज फ्यूरियस रीडर। और मदर के पास लिटरेचर था, मदर लिटरेचर पढ़ रही थी। तो समहाउ हमारे हाथ में जब हम थोड़े बड़े हुए, पढ़ने लिखने की सलाहियत आई, तो हमारे हाथ में कुछ अच्छा लिटरेचर ही आया। पल्प हमने बाद में पढ़ा, जब थोड़ी शैतानी आ गई, जब हम हाई स्कूल में चले गए, देन हम पल्प की तरफ गए। अदरवाइज हमारे पास बचपन में ही हमें काबुली वाला से हमारी पढ़ाई शुरू होती है, टैगोर से, कि ये पढ़ो, काबुली वाला है, ये प्रेमचंद की ये ईदगाह कहानी पढ़ लो। तो जो बचपन का जो बाल मन है, उसमें भी हमें जो साहित्य और लिटरेचर मिल रहा है वो बेहतर लिटरेचर था दुनिया का और भारत का। सो वहाँ से एक तरीके से लिटरेचर, साहित्य और कला की तरफ तरबियत बनी और मैं इस तरफ आया। और मुझे जानने की मैं थोड़ा इंक्विजिटिव हूँ अभी भी, मतलब एट दिस एज मैं 50+ हो गया हूँ। मैं अभी भी कहीं कोई नई चीज़ देखता हूँ तो मैं बिना बताए एकदम चोर की तरह उसके पीछे लग जाता हूँ और उसको जानने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ। सो एक तरह का इंक्विजिटिवनेस मेरे अंदर जो है वो बचपन से है, और नाटक में आने के बाद थोड़ा और ज़्यादा वो बढ़ गया। सो अगर मुझे कोई नई चीज़ दिखती है या कोई इवन एक नया वर्ड भी मिलता है, तो मैं उसको जानने की कोशिश करता हूँ कि उसके पीछे क्या है। तो मैं छिप करके उसके बारे में कुछ पढ़ूंगा, जानूंगा, लाइब्रेरी चला जाऊंगा, किसी से धीरे से पूछ लूंगा। और आजकल तो बहुत आसान है, हमारे पास गूगल एंड ऑल है, तो मैं इमीडिएटली गूगल करूंगा एंड कुछ जानने की कोशिश करूंगा। सो ये सब बचा रहा, इसलिए शायद हम टीच कर पा रहे हैं या हम जनरेशन्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि उस जनरेशन को भी समझने और जानने की भी एक छटपटाहट रहती है अंदर। पंजाब में और चंडीगढ़ में रहते हुए एहसास हुआ, मैं पंजाब घूमा भी काफ़ी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ही पंजाब के थे, कि आप किसी भी जगह को या किसी भी इलाके के लोगों को आप उस इलाके से पहचान पाते हैं। आप जब उस इलाके में रहते हैं देन आपको समझ में आता है, तब उनकी आपको खूबसूरती दिखती है। सो ये चंडीगढ़ मेरे लिए एक ऐसा शहर था जहाँ लोगों ने मुझे खूब हेल्प किया। जिस दिन मैं शहर में उतरा, दूसरे दिन जब लोगों से मिला, लोगों को पहले से पता था कि मैं थिएटर करता हूँ, इंसिस्ट करने लगे कि अब आ गए हो, अब यहाँ पे नाटक करो, अब तुम्हें यहाँ रहना है। तीसरे चौथे दिन हम पंजाब यूनिवर्सिटी में गांधीयन स्टडीज़ के पीछे बैठे हुए रीडिंग कर रहे थे। छठे सातवें दिन मेरे पास पंजाब चंडीगढ़ में एक स्पेस था रिहर्सल करने का, शोभा कौसर का प्राचीन कला केंद्र। और शोभा कौसर ने ये कहा था कि शाम 5 बजे के बाद हमारा क्लास ख़त्म हो जाता है, यूज़ करो, तुम्हें जैसे यूज़ करना है।